नमस्कार। आइडिया बिजनेस सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की जब हम बात करते हैं और सफलता की पोशाक को जब तैयार करते हैं तो उसके अंदर अगर संघर्ष का कपड़ा और मेहनत का धागा हो तो उस पोशाक को पहनने वाला व्यक्ति कहीं नहीं रुकता है और उस पोशाक के आधार पर चलने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो निखार आता है वो एक अलग पहचान उसको दिलाता है। आज हम आपको एक सरदार शहर के एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिसने यहाँ पे सरदार शहर जैसे एक छोटी सी तहसील के अंदर सराफ फर्नीचर नाम से एक बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान तैयार किया और यहाँ पे लोगों को एक अलग पहचान दिलाई सरदार शहर को। नमस्कार रघुनंदन जी शर्मा, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले रघुनंदन जी आप हमें ये बताएं कि सरदार शहर जैसे शहर के अंदर एक छोटा सा तहसील जिसको हम कहते हैं चूरू का, इसके अंदर आपने जो फर्नीचर का जो यहाँ पे मार्केट तैयार किया वो कैसे किया? सर देखा जाए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो कारपेंटर्स हैं जिनके पास ये स्किल सेट है फर्नीचर बनाने का, वो यहीं आसपास 20 किलोमीटर रेडियस में है। तो हमने उसी स्किल सेट को यूटिलाइज़ करते हुए और ये इंडस्ट्री शुरू की कि जब स्किल सेट यहाँ पे है तो क्यों ना स्किल्स को यूज़ करके और अफोर्डेबल शीशम वुड फर्नीचर पूरे इंडिया में दिया जाए। तो उसी को लेके हमने शुरू किया जी। लेकिन इसके लिए आपने जैसे बताया कि भाई पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ पे की, एजुकेशन वगैरह, या यहीं पे आके आपने ये काम किया? सर ये हमारा फैमिली बिजनेस था लकड़ी का। हम लकड़ी की ट्रेडिंग करते थे, फर्नीचर बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और फिर मैं बाहर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ के आया और वहाँ से आके रियलाइज़ हुआ कि जो एक इंडिया का जो मार्केट है वो वर्जिन मार्केट था। उस वक्त ऑनलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल थी नहीं और उसमें खूब पोटेंशियल था। तो मार्केट में पोटेंशियल था या हमारे पास पोटेंशियल था क्राफ्टमैनशिप का, वर्कमैनशिप का, तो दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नज़र आया और उनको हमने साथ में लेके चलते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया। जैसे आपने बताया पुराना आपका पारिवारिक बिजनेस था जो लकड़ी का, उसके साथ आप जुड़े थे, आप पढ़ाई बाहर करके आए, फिर यहाँ पे आके आप छोटे से शहर में रहने लगे, तो कहीं आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना हुआ? क्योंकि एक बड़े शहर से एजुकेशन वाला लड़का एक छोटे से शहर में आके बसे, तो कहीं दिक्कतें हुई थी आपको शुरुआती दौर के अंदर? सर उनको मैं दिक्कत नहीं कहूँगा, चेंजेस थे। तो उन चेंजेस को अपने हिसाब से कैसे यूटिलाइज करके उनका फ़ायदा बोलें या उनसे अच्छी चीज़ें कैसे निकालें, वो एक चैलेंज था। तो उनको दिक्कत नहीं कह सकते, चेंजेस थे। उन चेंजेस को कैसे मॉडिफाई करें कि वो आपके काम में आपकी हेल्प करें। तो उन चेंजेस को हमने इस तरीके से लिया कि ये जो चेंज आ रहा है और जो चीज़ अवेलेबल है उनका कैसे मिलन हम कराएं कि वो चीज़ हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा हो। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, यहाँ पे आईटी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आज के टाइम में इन सब चीज़ों को अवेल करना मुश्किल नहीं है। जब हमने शुरू किया तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हुई थी, जो कि हर व्यापार में होती है, कोई छोटा या बड़ा जो भी हो, ऐसी मुश्किलें हर व्यापार में होती है। छोटे जगह को लेके मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा थी, पर मुश्किलें ज़्यादा थी तो उसको करने का टाइम भी काफ़ी था शुरू में। और उन चीज़ों को हमने पॉजिटिवली लेते हुए कि इन चेंजेस को मुश्किल ना मान के इनको कैसे अडेप्ट करें, इनको कैसे हमारे हिसाब से यूज़ करें ताकि ये आगे जाके हमें काम में आए। लेकिन जो आपने चेंजेस शब्द यूज किया उसके साथ ही हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं भी, युवा जो वर्ग होता है हमारा समाज का या देश का, वो चाहता है बड़ी हाई फाई मॉडलिंग सिटी के अंदर जाना, वहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाना, वहाँ पे अपने जो भी एरिया होता है उसके अंदर व्यापार करना, क्योंकि उसको इजीली चाहिए सब कुछ। तो कहीं आपको के मन में भी कहीं हुआ था ऐसा विचार कि भी कहीं जयपुर, जोधपुर या मुंबई कहीं बड़े शहर में जाके अपने व्यापार को बढ़ाएं? सर इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आप जो युवा की बात कर रहे हैं, आजकल के युवा का सोच ये है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं। ये नहीं रहा कि बड़े शहर में करें, बाहर करें, छोटे में करें। क्या उनको अच्छा लगता है, क्या कहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर आप मेरे केस में बात करें तो हाँ, फैमिली बिजनेस था और ये नहीं था कि हाँ बड़े शहर में ही करना है, ये था कि फैमिली के साथ रह के करना है, पोटेंशियल था। तो आजकल के जो युवा हैं वो फोकस्ड हैं कि क्या चाहिए और जो उनको चाहिए वो उनको किस तरीके से लेना है, कहाँ यूज़ करना है, वो उस तरीके से करते हैं। एक माइंडसेट से नहीं चलते हैं कि हाँ बड़ी जगह ही करना है, ये ही करना है। जो करना है उसको किस तरीके से अच्छा करना है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत में कहा भाई हमारा फैमिली बिजनेस है तो परिवार के साथ अपना वक्त भी मिलेगा और बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे, तो सराफ फर्नीचर की नींव कब रखी गई थी और इसको कैसे बड़े कोऑपरेट रूप के अंदर आप लेके आए थे?
सर अगर मैं बताऊं सराफ फर्नीचर की नींव कब रखी थी तो कम से कम आज 45 साल हो गए, जब हमारे दादाजी ने पहले लकड़ी का काम शुरू किया था, लकड़ी खरीदना लकड़ी बेचना। तो उसको मैं नींव मानता हूँ व्यापार की नींव भी। आज हम जिन वैल्यूज से काम कर रहे हैं, जिन एथिक्स से काम कर रहे हैं, उनकी भी नींव वही थी। वहाँ से वो नींव शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हमने किया कि लकड़ी है तो लकड़ी में आगे वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। लकड़ी को वैल्यू ऐड करके फर्नीचर बनाया। फर्नीचर बनने के बाद कौन कौन से मार्केट हैं, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उनको ढूंढा। वहाँ हमने वहाँ पहुँचे और फाइनली जाते जाते वर्ष 2011 में ये सराफ फर्नीचर एक नाम आया कि हाँ अब इसको हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। उसके पहले हमने जो काम किया वो सब कुछ नींव था, एक तैयारी थी। आज हम भगवान की दया से, आप सब लोगों की दया से, बड़े लोगों की दया से हम जहाँ पे हैं, उससे पहले उन सब की तैयारी थी। और 2011 में हमने उस तैयारी को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया। देखिए, इसके अंदर कहते हैं भाई आप एक बणिये पुत्र हैं और आपने बणियों का काम अलग व्यापार करना होता है, बड़ा कॉर्पोरेट टाइप का उसको लेके गए। लेकिन लकड़ी का बिजनेस जो आप यहाँ जो पारिवारिक बिजनेस जिसको कहते हैं, ये इसको कॉर्पोरेट के रूप में मानस कैसे आया आपके अंदर? क्योंकि जनरली कहते हैं भाई थोड़ा सा आउट बिजनेस हो गया अपने लिए। सर ये सवाल आपका जो पहले सवाल था उसी से जुड़ा हुआ है। वो मानस इसलिए आया है कि यहाँ एजुकेशन का थोड़ा सा एक फैक्टर आता है कि बिज़नेस एक अनऑर्गेनाइज रूप से किसी भी स्केल में पहले था, पर एजुकेशन भगवान की दया से घर वालों ने हमें पढ़ाया, तो उससे ये रियलाइज़ हुआ कि इसको अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो कमियां हैं, जो चीज़ दिक्कतें हैं जो हमें दिख भी नहीं रही हैं अनऑर्गेनाइज होने के कारण से, वो हमें नज़र आएंगी। और जब कमियां नज़र आएंगी तो हम उनको सुधार पाएंगे। जब नज़र ही नहीं आ रहा तो हम सुधार भी नहीं पाएंगे। तो एजुकेशन के कारण से ये लगा कि हाँ इस चीज़ को अगर सिस्टमाइज्ड करें, सब चीज़ पता लगे कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो पता लगेगा। तो उस बिकॉज ऑफ एजुकेशन, प्योरली बिकॉज ऑफ एजुकेशन ये था कि हाँ जो चीज़ की एक पोटेंशियल है उसको क्यों ना एक नेशनल ग्लोबल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं नेशनल ग्लोबल आपने जो किया, तो इसको करने के लिए जब आप काम कर रहे थे उस समय कुछ आपको यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं या बाहर की समस्याएं हैं, अलग अलग जगह पे पहुँचने की समस्या, वो भी आपके सामने की दिक्कत समस्या बन के आई? सर ये समस्या थी और मैं बोलूँगा ये समस्या हर बिज़नेस में होती है, पर यहाँ एक छोटी जगह होने के कारण से ये समस्या का जो रूप था थोड़ा बड़ा था और रूप बड़ा होने के कारण से काफ़ी समय लगा। पर उसका हमें सीखने को ये मिला कि जो भी करें, जो भी समस्या का समाधान करें, सॉल्यूशन हम ढूंढें, एक टेम्परेरी या फास्ट सॉल्यूशन ना ढूंढें, धीरे धीरे एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें। ट्रांसपोर्टेशन की देखा जाए तो जो समस्या पहले थी आज के 7 साल पहले आज बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर्स, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो हमारे लिए कस्टमर तक जाना या कस्टमर के लिए हमारे तक आना बहुत इजी हो गया है। तो उन समस्याओं का निर्धारण हमें करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और नॉलेज भी थी। उन तीनों को मिला के हमने एक साथ उन समस्या का निर्धारण किया। लेकिन कहीं ये नहीं लगता भी सरदार शहर के अंदर आपने जो ये सराफ फर्नीचर की नींव रखी या इसको ग्लोबल रूप दिया, यही कहीं अगर बड़े मेगा सिटी के अंदर देते तो शायद ग्रोथ जल्दी होती? सर ये चीज़ का आंसर मैं येस या नो में नहीं दूंगा। 2 तरीके हैं सर। यही चीज़ सिमिलर लोग बड़ी सिटी में भी कर रहे हैं, पर ठीक है कोई ग्रो किया कोई नहीं किया, और यही चीज़ हमने यहाँ पे की है जो हमने ग्रो किया। बड़ी सिटी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा ग्रो किया, बड़ी सिटी में ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने ग्रो नहीं किया। तो सिटी बड़ी जगह छोटी जगह का जो डिफरेंस है वो 20 साल पहले ज़रूर होता था, क्योंकि तब कम्युनिकेशन नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन, जिससे रीच आती है, वो पहले नहीं थी। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन के कारण से रीच हर जगह है, और आज ये लगता है कि हाँ सरदार शहर में होके हमें नुकसान कुछ नहीं हुआ है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। हमें स्किल सेट यहाँ मिला है, यहाँ के लोगों का, सोसाइटी का साथ मिला है, उनसे हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बुरा नहीं है और उसमें कुछ अच्छा है, तो वो सोसाइटी से हमें पता लगेगा। लेकिन कहते हैं भी राजस्थान के अंदर जो प्रवासी तौर पर जो राजस्थान से बाहर रहते हैं उनका कहना होता है भी राजस्थान में कोई बड़े ग्लोबल चेंज अभी तक नहीं हुए हैं जिससे कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, तो उसका भी कोई कारण है जो राजस्थान के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्री हब नहीं बन पाया? सर ये सवाल 5 साल
पुराना सवाल लगता है, क्योंकि अगर 5-6 साल पहले आप ये सवाल किसी से पूछते तो ज़रूर हाँ ये जवाब होता कि हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, लोकल लेवल पे सपोर्ट कम है और इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है। बट अभी ये सब नहीं रहा है कि अभी जैसे ही नई जनरेशन आई है, 5-7 साल पहले या 10 साल पहले पुरानी जनरेशन ही डोमिनेंट थी बिज़नेस में, पर जैसे ही नई जनरेशन आई है उनके विचार, उनके आचार, उनका सोचने का तरीका, उनके ओपिनियंस, जो पुरानी जनरेशन 3 ऑप्शन देखती थी, आज नई जनरेशन 6 ऑप्शन देख रही है। तो जब ऑप्शन 3 ज़्यादा हो गए तो दैट मीन्स उनमें से कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। राजस्थान में बहुत चेंजेस आए हैं और मैं ये बोलूँगा राजस्थान में जो चेंजेस आए हैं पिछले 5 साल में, वो चेंजेस की रेट बहुत फास्ट है। अगर देखा जाए कि ऑल इंडिया में जो चेंज आया है और राजस्थान में जो चेंज आया है बराबर नहीं है। अगर इंडिया लेट्स से 20% चेंज हुआ है तो 5 साल में राजस्थान एटलीस्ट 25-30% चेंज हुआ है। तो चेंज की रेट यहाँ पे फास्ट है जिससे बिजनेस को मदद मिलती है। चेंज के साथ कहते हैं अभी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है, लोगों के अंदर ये भावना बनी हुई है कि बिजली पानी जैसी समस्याएं जो मूलभूत बिजनेस को चाहिए, उन समस्याओं में कहीं सुधार उतना नहीं हुआ जितना एक होना चाहिए। सर 2 तरीके हैं। पहली बात तो उनको अगर हम समस्या देखें तो उनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उनको समस्या नहीं देखें, एक बिज़नेस का फैक्टर देखें तो बिज़नेस में 100 फैक्टर होते हैं, हम उनका सबका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर उनको समस्या ही हम देखें तो उन समस्या में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। गवर्नमेंट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, बहुत अकाउंटेबिलिटी से वो अभी काम कर रहे हैं और बहुत ही फ्रेंडली हैं। मतलब वो अप्रोच कर रहे हैं खुद की क्या समस्या है हमें बताइए। तो जो आप बेसिक समस्या की बात करें, बिजली पानी या जो भी है, उनमें पिछले 5 सालों में बहुत सुधार है। मैं कहूँगा कम से कम डबल का सुधार है उनमें। लेकिन एक चीज़ और, हम प्रवासी तौर पर जब लोगों से मिलते थे, इंडस्ट्री लोगों से, तो उनके एक चीज़ एक और मानसिकता उनकी रहती थी, वहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है राजस्थान के अंदर। लोग थोड़े से आलसी टाइप के होते हैं, काम कम करना पसंद करते हैं, पैसा ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ये भी समस्याएं कहीं राजस्थान में अभी भी बनी हुई है या कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर? सर एक बहुत 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 छोटा मानो या बड़ा चेंज है। जिनसे आप काम करवा रहे हो, अगर आप ये सोचोगे कि वो काम कर रहे हैं आपके लिए तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आप ये सोचोगे कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हो तो आप हो, आप कर रहे हैं तो वो है, मिलके काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं है सर। उसके लिए कहीं आप जो आप साथ की बात करें, जो अपने भाई बंधु मानते हैं जिनको आप अपने स्टाफ को, तो उनके लिए आप क्या सुविधाएं यहाँ पे ऐसे देते हैं कि वो आज आपके साथ बरसों से जुड़े हुए हैं? सर कुछ ऐसे हमारे कारपेंटर्स भाई हैं जिनकी तीसरी जनरेशन हमारे साथ काम कर रही है। दादा कर रहे थे, बेटा कर रहा है, आज पोता हमारे साथ काम कर रहा है। तो मैं उसको सुविधा ही नहीं कहूँगा। 2 चीज़ें हैं सर। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनको एक एज ए लेबर, एज ए काम करने वाले एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। तो काम खुद की भावना से होगा। जब एक कहते हैं कि लीडरशिप वो होती है टू सिक्योर विलिंग कॉर्पोरेशन टू वर्क, कि जब उसका खुद में मन आएगा कि हाँ मुझे काम करना है तो काम अपने आप डबल होगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। और जब भी कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है, वो बड़ी प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी टाइप की आपदा हो, उसमें जो भगवान की दया से जो सक्षम है और वो अगर किसी को हेल्प, आप उसको हेल्प भी बोल सकते हैं, किसी की हेल्प करता है तो वो किसी की भी करेगा, वो भले काम वाला हो, पड़ोसी हो, कोई भी किसी की भी हेल्प करेगा। ये 2 चीज़ अगर होती है तो सर जो आपस में काम कर रहे हैं वो भले 2 लोग हो या 2000 लोग हों, सब लोग अपना समझ के काम करेंगे। और जब अगर 2000 लोग एक काम को अपना समझ के करेंगे तो उस काम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान से बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या आप कह सकते हैं भी राजस्थान अब परफेक्ट है आपके लिए, आप यहाँ पे बिजनेस अपने मनपसंद तरीके से कर सकते हैं? सर परफेक्ट वर्ड तो मैं शायद यूज़ नहीं करूँगा, ना राजस्थान के लिए ना किसी और प्लेस के लिए। पर हाँ, राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटीज़ अब हैं, जो पहले नहीं थी और जो अब आ गई हैं, अगर उनको इस तरीके से सोचा जाए कि जो नहीं थी और अब नई आई हैं, यानी वो एकदम वर्जिन लेवल पे हैं, उन अपॉर्चुनिटी को जो आज पकड़ेगा वो आगे कितना आगे लेके जा सकता है। जो पहले नहीं थी अभी जस्ट आ रही है 5 साल में, यानी कि वो एकदम नई है, फ्रेश है, बच्चा है 1 साल का। उस 1 साल के बच्चे को आप जैसे पालन पोषण करोगे वैसे ही वो बड़ा होकर करेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी के तरीके से, उन अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है हमें, उस चीज़ के लिए आज
आज मैं कहूँगा कि जो भी राजस्थान से बाहर हैं वो यहाँ आके देखें, जो राजस्थान के लोग बाहर कर रहे हैं वो एक बार झांक के देखें कि राजस्थान कितना बदल गया है। कोरोना काल के बाद में काफ़ी परिस्थितियां बाहर भी बदली है, लोगों का मूवमेंट राजस्थान की तरफ काफ़ी रहा है। कहते हैं भी राजस्थान में जो बढ़ियों की 40-40, 50-50 साल पुरानी हवेलियां जो बंद पड़ी थी उन्होंने दरवाजे खोल लिए। तो कहीं ये कोरोना काल का इफेक्ट राजस्थान में बिजनेस सेक्टर को आगे डेवलप की ओर ले जाएगा? सर राजस्थान में बिजनेस सेक्टर आगे जा रहा है, पिछले 5-6 साल से जा रहा है। मैं कहूँगा कोरोना का इफ़ेक्ट हम इस पे डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि राजस्थान में लोगों की एक जो मानसिकता थी कि सेविंग्स की, वो बाकी जगह से कंपेयर थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो सेविंग्स इस टाइम में काम आई। वो काम खुद के लिए भी आई, समाज के लिए भी आई। तो लोगों की थोड़ा सा ध्यान आया, आंखें खुली कि हाँ राजस्थान में क्या हो रहा है। तो उससे ध्यान जरूर बंटा है, उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो खुद के ओपिनियन पे, खुद की मानसिकता पे डिपेंड करता है। काफ़ी टेबलें वगैरह अलग अलग टाइप की बनी हुई है, तो इसको आप कैसे पैकिंग करके कैसे आगे कहाँ पे सप्लाई करते हैं? सर पैकिंग से पहले हर चीज़ चेक होती है कि जब वो काम में आएगी तो किस तरीके से लगेगी, वैसे लगा के देख के चेक होती है कि सब कुछ टेक्निकली फिट है ना। फिर उसको खोल के हम लोग पैकिंग करते हैं। पैकिंग का हमारा 8 लेयर पैकेजिंग का मेथड है कि जिस तरीके से हम उसको पैक कर रहे हैं और वो यहाँ से लेके जहाँ भी जा रहा है, वो राजस्थान में जा रहा है, इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में जा रहा है या ग्लोबली बाहर जा रहा है, जैसा वो पैक हुआ है अंदर वो वैसा का वैसा ही पहुँचे, उसके लिए हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पैक करते हैं। 8 लेयर पैकेजिंग है ताकि पैक होने के बाद उसके अंदर ना तो कोई डैमेज आ सके, ना ही धूल का एक मिट्टी जा सके। इसके साथ ही अपने जैसे एक लोकल पैकिंग चलती है, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी की जब विदेशों में बाहर जाता है, उस पैकिंग में भी कहीं अंतर आता है? नहीं सर, पैकिंग का मेथड बिल्कुल सेम है क्योंकि फर्नीचर सेम है। खरीदने वाला कस्टमर अपने घर के लिए खरीद रहा है, वो भले ही राजस्थान का हो या ऑल इंडिया का हो या बाहर का हो, उनके लिए फर्नीचर सेम है। तो प्रोडक्ट सेम है और पैकेजिंग का मेथड बिल्कुल सेम है। एकदम फुल प्रूफ पैकेजिंग होती है ताकि खोलने के बाद फर्नीचर एकदम नया का नया जैसा बना है वैसा लगे। तो इसमें कहाँ कहाँ आपका सप्लाई होता है, राजस्थान के बाहर में या राजस्थान के अंदर? ऑल इंडिया में होता है, ऑनलाइन के थ्रू ऑल इंडिया में होता है, हमारे खुद के स्टोर्स हैं उनके थ्रू होता है, ग्लोबली बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है, सब जगह होता है जी। तो शोरूम आपके कहाँ कौन से शहरों में सबसे? शोरूम अभी अपने हैं बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, सूरत में और अहमदाबाद में। ये शोरूम है ऑनलाइन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कि जिन्होंने ऑनलाइन कुछ सामान देखा है, उनको थोड़ा सा डाउट है कि कैसा लगता है, वो शोरूम पे जाके देखें, मन बनाएं और फिर ऑर्डर करें। तो कहीं आपको लगता है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है उसका भी कहीं आपको क्वालिटी भी लोग काफ़ी तरह से चेक करते हैं, दूसरी के ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं जिसको घर जाके मिले, सीधा फर्नीचर घर पे पहुंच जाता है, उनसे बाज़ार में कहीं एक नई किरण या बाज़ार के अंदर कहीं लोगों के कंपटीशन ज़्यादा हुआ है? सर ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के आने से मार्केट का पूरा रूप बदल गया है। कस्टमर का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया है। कस्टमर को अगर आप अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा सर्विस देंगे तो आपके पास रहेगा। तो जो भी आज हम मार्केट देख रहे हैं वो ऑनलाइन की बदौलत है, और जिसको अच्छे से काम करना है, जिसको क्वालिटी मेंटेन करनी है, वो अच्छा प्रोडक्ट देगा। कंपटीशन हर चीज़ में होता है, ऑनलाइन में भी कंपटीशन है, पर ऑनलाइन में अच्छा कंपटीशन है क्योंकि ऑनलाइन में अच्छी सर्विस देनी पड़ती है। तो जो अच्छा काम करेंगे वो टिकेंगे जी। कहते हैं भी अभी आजकल जो भी चीज़ है वो दिखती है वो बिकती है बाज़ार के अंदर, और कोई भी व्यापार के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित करना हर फर्म के लिए, व्यक्ति के लिए चुनौती होता है। तो आप इसको कैसे अपने ब्रांड के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं, क्योंकि सराफ फर्नीचर का एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, उसको कैसे ब्रांड के रूप में आपने विकसित किया था? सर किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए 2 सिंपल चीज़ें हैं, वो अगर आप करते हैं तो विकसित अपने आप होता है। एक तो जो आप दिखा रहे हैं प्रोडक्ट वही क्वालिटी का हो, और उसके जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर मिले। अगर ये 2 चीज़ होगी तो ब्रांड अपने आप क्रिएट होता है, लोगों के मन में विश्वास क्रिएट होता है। ब्रांड क्या होता है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो किस ब्रांड का है, उस पर विश्वास होता है तो ब्रांड बढ़ता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सच्चा है और आपकी सर्विस सच्ची है तो ब्रांड अपने आप क्रिएट होता है और विकसित होता है जी। आप हमारे युवाओं को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप डिजिटल काम भी करते हैं, आप फिजिकली भी काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे युवाओं को एक प्रेरणा मिले, ऐसा क्या आप मैसेज देंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा सर कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल आज के टाइम में बहुत है। थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा उसमें मन लगाएं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और
आज के टाइम में जो भी आप कर रहे हैं प्लीज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो यूज़ करने से जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से होगी। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया रघुनंदन जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।